राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता शेख शाहजहां को गिरफ्तार कर सकते हैं, जो 5 फरवरी से फरार है। ओंगोल संसदीय क्षेत्र से युवजन श्रमिक राजयूथ कांग्रेस पार्टी के सांसद मंगुट्टा श्रीनिवासुलु रेड्डी ने यह कहते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया कि वह उस पार्टी में बने रहना पसंद नहीं करेंगे जहां उनका कोई सम्मान नहीं। अवैध खनन मामले में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को सीबीआई ने समन भेजा है। 160 सीआरपीसी के तहत समन भेजा गया है। कांग्रेस नेता राणा गोस्वामी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। पार्टी से इस्तीफा देने के तुरंत बाद वह नई दिल्ली चले गए, जहां उनके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की संभावना है। झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर आपकी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक हुई। केजरीवाल ने पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से कोंडली विधायक कुलदीप कुमार को टिकट देने पर कहा कि यह एक अच्छा कदम है। दिल्ली विधानसभा में मंत्री अतिशी ने सोलर पॉलिसी रोकने का खुलासा करते हुए राज्यपाल पर भाजपा नेता की तरह कार्य करने का आरोप लगाया। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जल योजना को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है। जल वित्त, शहरी विकास, इस योजना से संबंधित सभी विभाग पूरी तरह से सीएम के नियंत्रण में हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकसित भारत मोदी की गारंटी पेटिका अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता बीजेपी के संकल्प पत्र के लिए घर घर जाकर जनता से सुझाव लेंगे। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनकी बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव को बुधवार को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में उन्हें जमानत दे दी। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रांची में झारखंड विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि विद्यार्थी जीवन से निकलकर चुनौती से भरे विश्व में प्रवेश कर रहे हैं। सभी विद्यार्थी इस संस्थान द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान का सार्थक उपयोग करेंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि युवा भारत की सबसे बड़े संसाधन और सबसे बड़ी पूंजी है। हमारा देश विश्व की सबसे आधुनिक युवा आबादी वाले देश में से एक है। ऐसे में युवाओं के पास न केवल सुनहरे भविष्य को बनाने की अपार संभावनाएं हैं, बल्कि साथ ही उनके लिए परिस्थितियां भी अनुकूल हैं। बाबा बैद्यनाथ के क्षेत्र में आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। इस पुण्य भूमि पर स्थित झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आकर मुझे विशेष हर्ष का अनुभव हो रहा है। मैं आज उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी मैं विशेष बधाई देती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आपके कैंपस के पास से ही स्वर्णरेखा नदी बहती है और ऐसा कहा जाता है कि स्वर्णरेखा नदी के जल सेवन मात्र से ही मनुष्य को ज्ञान की प्राप्त हो जाती है। ऐसी भूमि और नदी के सानिध्य में शिक्षा प्राप्त करना आपके लिए सौभाग्य की बात है। आपके विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य है, ज्ञानात् ही बुद्धि कौशलम। इसका अर्थ है ज्ञान से ही बुद्धि और कौशल का विकास होता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज विद्यार्थी जीवन से निकलकर चुनौतियों से भरे विश्व में प्रवेश कर रहे सभी विद्यार्थियों इस संस्थान द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान का सार्थक उपयोग करेंगे। आप सबको जीवन की जटिल परिस्थितियों का सामना करना है, जहां वास्तव में आपकी बुद्धि और कौशल का आपको उपयोग करना होगा और विभिन्न समस्याओं के हल खोजने भी होंगे। देवियों और स्वजनों, राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करते समय शिक्षण संस्थानों के दीक्षांत समारोह में विभिन्न सेवाओं के प्रशिक्षु अधिकारियों के मिलते समय मुझे एहसास होता है कि आज हमारे महिलाएं और बेटियां सभी क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शित करते हैं। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई
कि आज स्वर्ण पदक प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों में हमारी बेटियों की संख्या लगभग 50% है। स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले बेटियों को मैं विशेष रूप से शुभाशीष देती हूँ। प्रत्येक बाधा एवं अवरोध को पार करके आपके द्वारा प्राप्त की गई सफलता हमारे समाज के लिए तथा सुनहरे भविष्य के लिए सपना समझने वाली हर बेटी के लिए प्रेरणा की स्रोत है। देवी और स्वजनों, मुझे बताया गया है कि झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित शिक्षा पद्धति को अपनाए हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि अनुसंधान के क्षेत्र में ये विश्वविद्यालय सराहनीय कार्य कर रहे हैं। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि इस संस्थान द्वारा स्थानीय भाषा, साहित्य, संगीत की सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने एवं बढ़ावा देने के लिए विशेष सेंटर्स बनाया गया है। मैं भारतीय संस्कृति और खास तौर पर जनजातीय समाज की संस्कृति के संरक्षण, अध्ययन और प्रचार कार्य के लिए इस विश्वविद्यालय यहाँ की टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में 17,300 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित की। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि आज देश विकसित भारत के लक्ष्य पर काम कर रहा है और विकसित भारत में विकसित तमिलनाडु की भी उतनी ही बड़ी भूमिका है। उन्होंने 2 साल पहले कोयम्बटूर दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि उनके द्वारा चिदम्बरनार पोर्ट की कार्गो क्षमता बढ़ाने के लिए कई प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे। तब इस पोर्ट को शिपिंग का एक बड़ा हब बनाने का वादा किया गया था। आज वो गारंटी पूरी हो रही है। पीएम ने कहा कि वीओ चिदम्बरनार पोर्ट इसके लिए जिस आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, आज उसका शिलान्यास हुआ है। साथियों, आज देश विकसित भारत के लक्ष्य पर काम कर रहा है और विकसित भारत में विकसित तमिलनाडु की उतनी ही बड़ी भूमिका है। 2 साल पहले जब मैं कोयम्बटूर आया था, तब मैंने चिदम्बरनार पोर्ट की कार्गो क्षमता बढ़ाने के लिए कई प्रोजेक्ट शुरू किए थे। मैंने तब इस पोर्ट को शिपिंग का एक बड़ा हब बनाने का वादा किया था। आज वो गारंटी पूरी हो रही है। वीओ चिदम्बरनार पोर्ट, इसके लिए जिस आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, आज उसका शिलान्यास हुआ है। इस एक प्रोजेक्ट में 7,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। 900 करोड़ रुपए के कई प्रोजेक्ट्स का आज लोकार्पण हुआ है। इसके अलावा आज अलग अलग पोर्ट पर करीब 2,500 करोड़ रुपए के 13 नए प्रोजेक्ट्स का भी यहां से शिलान्यास हुआ है। मैरीटाइम सेक्टर के इस कायाकल्प से तमिलनाडु के लाखों लोगों को फायदा होगा। यहां के नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। साथियों, आज भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल फेरी को भी लॉन्च किया गया है। ये फेरी जल्द ही काशी में गंगा नदी में चलना शुरू हो जाएगी। ये एक तरह से तमिलनाडु के लोगों का काशी के लोगों को बहुत बड़ा उपहार है। आज वीओसी पोर्ट पर डिसैलिनेशन प्लांट, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन और बंकरिंग फैसिलिटीज का भी आरंभ हुआ है। इन प्रोजेक्ट से तूतुकुड़ी और तमिलनाडु ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक बड़ा सेंटर बनेगा। आज दुनिया सुरक्षित भविष्य के लिए जिन विकल्पों की ओर देख रही है,
तमिलनाडु उसमें बहुत आगे जाएगा। साथियों, मैरीटाइम सेक्टर के साथ ही आज यहां रेल और रोड से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं की भी शुरुआत हुई है। रेल लाइन के इलेक्ट्रिफिकेशन और दोहरीकरण के काम दक्षिण तमिलनाडु और केरला के बीच कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएंगे। इससे तिरुनेलवेली नागरकोइल सेक्टर पर पड़ने वाला दबाव भी कम होगा। इसी तरह तमिलनाडु के रोडवेज इंफ्रास्ट्रक्चर के और आधुनिक बनाने के लिए आज मैंने 4,500 करोड़ रुपए के 4 बड़े प्रोजेक्ट का भी लोकार्पण किया है। इनसे राज्य की रोड कनेक्टिविटी बेहतर होगी, यात्रा का समय कम होगा, साथ ही टूरिज्म और इंडस्ट्री को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। मुझे विश्वास है कि तमिलनाडु विकास के इस मार्ग पर आने वाले समय में और तेजी से आगे बढ़ेगा। और मैं आपको गारंटी देता हूं, जब तीसरी बार देश हमें सेवा का मौका देगा, तब मैं आपकी सेवा भी और एक नई ताकत के साथ करूंगा। जो प्रोजेक्ट आज शुरू हुए हैं, उनको पूरा करने का भी हम उतनी ही ताकत से प्रयास करेंगे। और तमिलनाडु के लोगों को ये मोदी की गारंटी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिक्की के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने विकसित भारत 2047 विकसित भारत और उद्योग विषय पर बोलते हुए करदाताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ईमानदार करदाताओं के कारण ही सरकार संग्रह की गई राशि को सीधे सामाजिक क्षेत्र की तरफ मोड़ने में समर्थ हुई है। उन्होंने कहा कि आज सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि जारी किया गया सारा पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ने यूपीआई के विषय में चर्चा करते हुए कहा कि जब यूपीआई लॉन्च किया गया था तो इसकी प्रभावशीलता के बारे में बहुत सारे संदेह व्यक्त किए गए थे, लेकिन आज यूपीआई ने समाज के सभी वर्गों और देश के सभी कोनों में प्रवेश कर लिया है। उन्होंने कहा कि आज समस्त वैश्विक डिजिटल भुगतान का 46% भारत में किया जाता है और दुनिया हमारी तकनीकी क्षमता के लिए हमारी ओर देख रही है। From the day one, Prime Minister talked about सबका साथ, सबका विकास and सबका विश्वास। अगर आप उनके गुजरात के दिनों से अब तक भी देखेंगे, उनके मन में एक सपना था कि सरदार सरोवर डैम बने, सरदार पटेल की भव्य प्रतिमा बने। देश में उससे पहले छोटी छोटी बातों पर हम रुक के रह जाते थे, लेकिन दुनिया भर के देशों में सुनते थे सबसे बड़ी प्रतिमा, सबसे ऊंचा पुल, सबसे लंबी सुरंग। लेकिन आज भारत गौरव के साथ कह सकता है, गर्व के साथ कह सकता है, अगर सबसे ऊंचा पुल कहीं पर है, सबसे लंबी सुरंग कहीं है, सबसे ऊंची प्रतिमा कहीं पर है, एक के बाद सबसे तेजी के साथ करने वाला काम कहीं पर है, तो हमारे भारत में है। एक बड़ा बदलाव आज हमने देखने को मिला है और ये टीम भावना जो है ये आगे भी चाहिए। हम लोग अपनी टीम को लेकर अगले 100 दिनों में चुनाव लड़ेंगे ताकि तीसरी बार फिर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएं और अब 5वीं नहीं, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का काम भी करेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले तो टैक्स पेयर्स का आभार प्रकट करता हूं कि आपने ईमानदारी से टैक्स पे किया और मोदी सरकार ने पाई पाई बचाई भी और गरीब की भलाई के लिए लगाई भी। जहां पहले 100 रुपया भेजते थे 15 रुपए ही पहुंचता था, आज जो भेजते हैं पूरे का पूरा पैसा खाते में पहुंचता है। बिकॉज निर्मला सीतारमण जी हैज ओपन्ड 45 crore bank accounts, that means 450 million bank accounts in the last 5 years. Not only that, every money is being transferred through the DBT, and when earlier the UPI was launched, a lot of people raised a lot of questions whether how poor people are going to use it. Today you can see chai wala, sabji wala to everyone. They are using it very successfully in nook and corner of the country. और उससे फर्क क्या पड़ा है? If you look at the global payments, digital payments made, 46% payments are made in India, the digital payment. That is the change we have seen. It has actually empowered the poor people and the marginal people. On the other hand, how the government has delivered on the ground, from 40 million
houses being made for the poor people, 120 million toilets made for the women and the poor people, more than 100 million LPG gas cylinders have been given free of cost, more than 600 million people are getting Ayushman Bharat, the health coverage worth rupees 5 lakh rupees. Apart than that, more than 800 million people are going to get the free food grains, Modi की guarantee for the next 5 years as well. एक बहुत बड़ा बदलाव आज कृषि के क्षेत्र में आया है, जहां कॉस्ट प्लस 50% मिनिमम एश्योर करने की बात हमने की थी, वो करके दिया है. टुडे इफ यू लुक एट द फार्म सेक्टर, वी have pledged that we'll make the farmers' income double, and we are already paying cost plus additional 50% minimum. We have recently announced the sugarcane prices, which is 107%. और ऐसा नहीं, दुनिया भर में हम सबसे ज्यादा गन्ने के दाम दे रहे हैं. एक नहीं अनेक क्षेत्रों में आप देखोगे इंडस्ट्री की हालत जो कोविड के समय थी, सब लोग कहते थे कैसे बचोगे और कैसे बचाओगे. तब भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले मॉनिटोरियम पीरियड 6 महीने का दिया, फिर ECLGS स्कीम लेकर आए, 5 लाख करोड़ रुपए उसके अंतर्गत इंडस्ट्री को दिया, 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल दी. आज अगर इंडस्ट्री उस चिंता के समय से बाहर आई है और आज तेजी से आगे बढ़ रही है, तो मैं यही कहूंगा पिछले 10 वर्षों में तो हमने नींव रखने का काम किया है. वी हैव लेड द फाउंडेशन इन द लास्ट 10 years. द नेक्स्ट 25 years वी आर गोना अचीव द विकसित भारत, द डेवलप्ड इंडिया इन द नेक्स्ट 25 years. मेरा इतना अनुरोध आप सबसे रहेगा, जो कुछ क्षेत्र हमने निर्धारित किए हैं, जिनमें से एक रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर भी है. अगर आप 2014 तक देखेंगे तो 25 गीगावाट तक ही था, आज हम 100 गीगावाट से आगे पहुंच गए हैं और अगले 5-7 वर्षों में हम 500 गीगावाट का अपना लक्ष्य पूरा कर लेंगे. यही नहीं, ऐसे अनेक क्षेत्र है जहां पर भारत को आगे जाना था. एक समय था जब GST को लेकर न जाने किसी ने क्या क्या कह दिया, लेकिन आज अगर आप GST की कलेक्शन देखेंगे, वन नेशन वन टैक्स, मार्च में 1,83,000 करोड़ थी. ऑन एन एवरेज इफ यू लुक एट द लास्ट 15 months, द एवरेज टैक्स कलेक्शन इन द GST इज 1,66,000 crore rupees, which is much more than 95,000 crore rupees, which was pre-COVID era. तो इसका मतलब कोविड के बाद अच्छा ही हुआ है. विकसित भारत केवल आज इंडस्ट्री का नहीं, पूरे देश का एक संकल्प है. वैसे जिंदगी में जो हम चाहते हैं वो आसानी से मिलता नहीं, लेकिन जिंदगी की एक सच्चाई ये भी है कि हम वही चाहते हैं जो आसानी से मिलता नहीं. तो विकसित भारत भी आसानी से मिलने वाला नहीं, लेकिन हम सब मिलकर जोर लगाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं जो असंभव हो. सब कुछ संभव है, हम सब मिलकर करेंगे. संकल्प आज हम लेते हैं, जन जन को जाके जगाएंगे. सौगंध मुझे इस मिट्टी की, हम विकसित भारत बनाएंगे, विकसित भारत बनाएंगे. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. जय भारत, जय हिंद. अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर. आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक. Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु 2,310 करोड़ से अधिक के 144 निर्माण कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास तथा 75 जनपदों के 1,523 पुलिस थानों में साइबर सेल, 57 जनपदों में साइबर क्राइम पुलिस थाने, 18 मंडल मुख्यालयों पर भ्रष्टाचार निवारण संगठन, 8 जनपदों में भ्रष्टाचार निवारण संगठन इकाई तथा प्रयागराज एवं कुशीनगर में पर्यटन थाने का शुभारंभ किया. इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि यह नए भारत के नए यूपी की आधुनिक पुलिस है. यूपी के बदलाव में पुलिस की अहम भूमिका है. आज हम यूपी पुलिस को देश और दुनिया भर में सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करा रहे हैं. यह नई कार्य संस्कृति है. इसके साथ ही सीएम ने कहा कि सभी जिलों में साइबर क्राइम थानों वाला यूपी पहला राज्य बन चुका है. मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस को हृदय से बधाई देता हूं. प्रदेश में हर जनपद में एक साइबर थाने की स्थापना का कार्य का शुभारंभ हो रहा है. इसके लिए प्रदेश वासियों को हृदय से मैं बधाई देता हूं. थानों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल करके नई कार्य संस्कृति को डेवलप करने का जो कार्य 2017 से प्रारंभ हुआ था, इसके लिए भी यूपी पुलिस के अपने सभी कार्मिकों को हृदय से बधाई. थाना क्षेत्र में पुलिस बैरक
और हॉस्टल के निर्माण के लिए भी कुछ का लोकार्पण हो रहा है, कुछ का शिलान्यास हो रहा है, कुछ नए थाने लोकार्पित हो रहे हैं, कुछ के शिलान्यास हो रहे हैं। पुलिस लाइन के शिलान्यास का कार्यक्रम भी हो रहा है, पीएसी नई वाहिनियों के शिलान्यास के कार्यक्रम भी हो रहे हैं और स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स एसएसएफ की नई वाहिनियों के गठन की शिलान्यास के कार्यक्रम भी हो रहे हैं। इन सब को लेकर के एक नए भारत का नया यूपी है, तो नए यूपी की आधुनिक पुलिस के लिए भी मैं प्रदेशवासियों को और उत्तर प्रदेश पुलिस बल को भी हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इतना सब कुछ कार्य यह प्रदेश के नए बदलाव की कहानी भी कहता है। यही प्रदेश था। आज से 7 वर्ष पहले क्या स्थिति थी? कोई आना नहीं चाहता था, कोई यूपी की तरफ देख के नहीं आता था और यूपी के नौजवानों की स्थिति भी ये थी कि वह यूपी के बाहर जाकर के अपनी पहचान को छुपाने के लिए मजबूर होता था। पुलिस लाइन जनपद कब बने थे, लेकिन पुलिस लाइन आज तक नहीं गठित हो पाई। अब याद करिए, किसी व्यक्ति को खड़ा कर दो और उसकी आत्मा को निकाल दो तो क्या वह मनुष्य कहलाएगा? जैसे वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं होगा, ऐसे ही यूपी की पुलिस को बना दिया गया था। जनपद बना दिए गए, पुलिस तैनात कर दी गई, लेकिन जो उसकी आत्मा होनी चाहिए, पुलिस की आत्मा जनपद के अंदर उसकी पुलिस लाइन में होती है। पुलिस लाइन ही गायब है, पुलिस लाइन ही नहीं बनी है। पहली बार हम लोग 4 जनपदों में पुलिस लाइन के निर्माण के कार्यक्रम को एक साथ प्रारंभ कर रहे हैं। अमेठी में प्रारंभ कर चुके हैं और हापुड़ की प्रक्रिया को भी बहुत शीघ्र हम आगे बढ़ाने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। यह एक नई कार्य संस्कृति और जो पहले से बनी हुई पुलिस लाइन है, आज आप किसी भी जनपद में चले जाइए, जो हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटी है उनको छोड़ दें तो शेष अन्य जनपदों में जो सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी उस जनपद मुख्यालय के पास, तो वह पुलिस लाइन में होगी और पुलिस लाइन में पुलिस के बैरक की होगी, पुलिस के हॉस्टल की होगी। और जवान है, 8 से लेकर के 12 घंटे, कभी कभी 24 घंटे उसको ड्यूटी करनी होती है। उसकी बुनियादी सुविधाओं की, आवश्यकताओं की पूर्ति तो करनी ही पड़ेगी। और इस देश से जितना पैसा लगा, अकेले यूपी पुलिस को पिछले 6 वर्ष के अंदर हम लोगों ने 18 से 20 हजार करोड़ रुपए केवल अवस्थापना सुविधा के लिए उपलब्ध करवाए हैं। ये पैसा पुलिस लाइन के लिए, थानों के निर्माण के लिए, बैरक के लिए और हर प्रकार की सुविधा के लिए उपलब्ध हो सके, यह पैसा उपलब्ध करवाया गया, बिना किसी संकोच के उपलब्ध करवाया गया। और आज मुझे प्रसन्नता है, जब मैं जाता हूं किसी भी जिले में, मैंने पहले भी कहा कि किसी बड़े जनपद में हम जाते हैं तो मानते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहां हाई राइज बिल्डिंग होगी, लेकिन बी ग्रेड की या सी ग्रेड की जो हमारी सिटी है, वहां पर सबसे ऊंची बिल्डिंग होने का मतलब यूपी पुलिस की वह बिल्डिंग होगी, यूपी पुलिस के कार्मिकों की बैरक या उनका हॉस्टल होगा। और यह व्यवस्था हम लोगों ने हर जनपद में तैयार कर दी है। अब यूपी पुलिस भी कह सकती है कि दुनिया के प्रदेश, देश के अंदर और दुनिया के अंदर सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, हम सबको देने की सामर्थ्य रखते हैं। मैं आज के इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूपी पुलिस को हृदय से बधाई देता हूं। इसमें पुलिस की अवस्थापना के साथ साथ साइबर थानों का गठन एक नई क्रांतिकारी परिवर्तन का द्योतक होगा। इसे निरंतर आगे बढ़ा करके हमें निष्कर्ष रिजल्ट पे पहुंचना होगा। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इन सभी प्रकार की सुविधाओं के लिए और जिन कार्यों का लोकार्पण हुआ है, जिनका शुभारंभ हुआ है या जिनका शिलान्यास हुआ है, इनके लिए बधाई देते हुए प्रदेशवासियों को भी बधाई देता हूं। इसका लाभ अंततः प्रदेशवासियों को और प्रदेश में आने वाले हर नागरिक को प्राप्त होगा। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। एक बार फिर से दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल आमने सामने आ गए हैं। इस बार मुद्दा है दिल्ली की सोलर पॉलिसी का। दिल्ली सरकार ने दावा किया कि उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सरकार की सोलर पॉलिसी पर रोक लगा दी है। इस मुद्दे को उठाते हुए आप मंत्री ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि
सरकार ने पिछले दिनों नई सोलर पॉलिसी की घोषणा करते हुए कहा था कि दिल्ली 20% बिजली इस सोलर पॉलिसी के जरिए उत्पादित कर पाएगी। लोग फ्री बिजली का इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस पॉलिसी को रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि सोलर पॉलिसी एक उत्कृष्ट नीति है और इससे प्रदूषण में कमी आएगी और जनता को बिजली बिलों से राहत मिलेगी। 29 जनवरी 2024 को दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने अपने कैबिनेट में एक नई सोलर पॉलिसी पास की। इस सोलर पॉलिसी को देश की शायद सबसे बेहतरीन और प्रोग्रेसिव पॉलिसी के तौर पे सराहा गया। ये एक ऐसी पॉलिसी है जो दिल्ली में रहने वाले 400 यूनिट से ज़्यादा बिजली कंज्यूम करने वालों को भी ज़ीरो बिजली का बिल मिल सके, इसका प्रावधान करती है। अभी तक दिल्ली में दिल्ली सरकार 200 यूनिट तक बिजली फ्री देती है, 200 से 400 यूनिट पे 50% सब्सिडी देती है। लेकिन ये पहली बार एक ऐसी पॉलिसी आई जिसके माध्यम से 400 यूनिट से ज़्यादा बिजली प्रयोग करने वालों का भी बिजली बिल ज़ीरो हो सकता था। तो स्वाभाविक बात थी कि दिल्ली के लोगों ने इसका स्वागत किया, इसके प्रति बहुत उत्साह बना। जब से मुख्यमंत्री जी ने इसको अनाउंस किया, उसी दिन से हमें फोन आने लगे, व्हाट्सएप आने लगे दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से कि हम कब से इस पॉलिसी के तहत सोलर पैनल लगवा सकते हैं। जो एक दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान इस पॉलिसी का था वो ये था कि सोलर पॉलिसी के हर यूनिट को जनरेट करने पर जो अपने घर पे सोलर रूफटॉप लगाएगा उसको सरकार बिजली बनाने के पैसे देगी। दैट मीन्स कि अगर मेरे घर के छत पर सोलर प्लांट लगता है, मैं जितनी बिजली जनरेट करती हूं मुझे फ्री तो मिलेगी, लेकिन उसके अलावा सरकार इस सोलर पावर जनरेशन के लिए मुझे अलग से पैसे देगी। 3 किलोवाट तक की बिजली के लिए 3 रुपए यूनिट इंसेंटिव दिया जाएगा सरकार से, और 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक 2 रुपए प्रति यूनिट का इंसेंटिव दिया जाएगा। तो ना सिर्फ मेरा बिजली का बिल ज़ीरो आएगा, मैं सोलर पावर प्लांट के माध्यम से, रूफटॉप सोलर पावर प्लांट के माध्यम से पैसे कमा भी सकती। ये इतनी एम्बिशियस सोलर पॉलिसी है कि दिल्ली के बढ़ते हुए इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के बावजूद इस सोलर पॉलिसी के माध्यम से हमारा ये टारगेट है कि 2027 तक दिल्ली में इस्तेमाल होने वाली 20% बिजली सोलर एनर्जी के माध्यम से आएगी, जो शायद मेरे ख्याल से किसी भी राज्य से ज्यादा होगा। 29 जनवरी को इस पॉलिसी को कैबिनेट द्वारा पास किया गया। उसके 2-1 दिन बाद एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैबिनेट के डिसीजन का आया। फिर पावर डिपार्टमेंट ने इस फाइल को एलजी साहब के पास भेजा। इतनी बेहतरीन सोलर पॉलिसी जो दिल्ली के लोगों को फायदा देगी, जो पर्यावरण को फायदा देगी, जो प्रदूषण को कम करेगी। एलजी साहब सबसे पहले तो इस फाइल को लेके बैठ गए। फिर इस मुद्दे को पावर डिपार्टमेंट ने एलजी ऑफिस से परस्यू किया। मैंने व्यक्तिगत तौर पर एलजी ऑफिस से बात कर करके कई बार यह सवाल पूछा कि सोलर पॉलिसी की फाइल कब वापस आएगी, क्योंकि हमें सोलर पॉलिसी को नोटिफाई करना है। यह ऑब्जेक्शन लगाने का सिर्फ एक ही ध्येय है कि इस पॉलिसी को रोका जाए और अगले महीने आने वाली आचार संहिता से पहले इस पॉलिसी को नोटिफाई नहीं होने दिया जाए, इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं होने दिया जाए। मैं आप सबके माध्यम से एलजी साहब से यह निवेदन करना चाहूंगी कि दिल्ली सोलर पॉलिसी एक बहुत शानदार पॉलिसी है। उससे ना सिर्फ दिल्ली वालों को फायदा होगा, बल्कि उससे दिल्ली में पोल्यूशन रोकने से आग्रह है। इस सोलर पॉलिसी को डिले करने का प्रयास ना करें। यह सोलर पॉलिसी दिल्ली वालों के हक में है और दिल्ली के एलजी होने के नाते, दिल्ली के गार्जियन होने के नाते ये उनकी भी जिम्मेदारी है, ये उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो दिल्ली वालों की हक की पॉलिसीज को पास करें।
और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।